ओम कल्याण मार्ग का पथिक भाग संख्या 28। आर्य समाज में आरंभिक अनुभव। अनुमान ऐसा होता है कि मैं जालंधर की उडारी मार यात्रा से लौटकर 1.25 महीने ही लाहौर में रहा, क्योंकि मुझे भली प्रकार याद है कि ज्येष्ठ शुक्ल की निर्जला एकादशी मुझे अपने जन्मस्थान तलवन में मिली थी। इस 1.25 महीने के अंदर मैंने जो अनुभव प्राप्त किए, उनमें से जो कुछ स्मरण शक्ति प्रत्युत्पन्न कर सकती है, उन्हें यहाँ संक्षेप से देता हूँ। लाला साईं दास जी उस समय आर्य समाज लाहौर के स्वामी समझे जाते थे। वह पब्लिक व्याख्याता कभी थे ही नहीं। समाचार पत्रों में भी वह प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं लिखते थे। उस समय तक उन्होंने एक उर्दू ट्रैक्ट एक आर्य नाम से लिखा था, जिसमें कलकत्ते के पंडितों की ऋषि दयानंद के विरुद्ध दी हुई व्यवस्था की पड़ताल की गई थी। लाहौर आर्य समाज की परिधि से बाहर उनको कोई भी नहीं जानता था। बाहर के लोग राय मूलराज, लाला जीवनदास और भाई जवाहर सिंह आदि से अधिक परिचित थे, किंतु यह सब कुछ होते हुए भी लाहौर आर्य समाज की और उसके साथ पंजाब के सारे आर्य समाजों की, जिनका जीवन उस समय लाहौर आर्य समाज पर ही निर्भर था, सारी कला के संचालक लाला साईदास जी ही थे। उस शक्ति तथा अधिकार को वे ही लोग जानते हैं जिन्हें लाला साईदास जी से अधिक वास्ता पड़ता था। पब्लिक में वो कभी मुंह नहीं खोलते थे और यही समझा जाता था कि उनमें वक्तृत्व शक्ति नहीं है, किंतु जब श्रोताओं की संख्या एक से अधिक न होती, उस समय लाला साईदास जी से बढ़कर कोई वागीश दिखाई नहीं देता था। इतिहास के वह अवतार थे और विशेषतः ईसाइयों के धार्मिक इतिहास के अतिरिक्त मुसलमानों और सिखों के इतिहास से भी भली प्रकार अभिज्ञ थे। उनके जीवन की सादगी का वर्णन मैं पहले कर चुका हूँ। लाला जीवनदास जी के विचित्र व्यसन का पता उनसे परिचित होते ही मुझे लग गया था। आप कभी भी समालोचना से चूकते न थे। एक विद्यार्थी के आर्य बनने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ। आप उठकर उच्च स्वर से प्रश्न करते हैं, क्या इनकी आयु 18 वर्ष की है? श्री साईदास जी के मुंह से फड़की और उन्होंने उन्हें हाथ के इशारे से बैठाना चाहा। इस पर श्री जीवनदास ने आसमान स्वर पर उठा लिया, मैं इस तरह नहीं दबूंगा, मेरा हक है कि मैं पूछूं। इस पर मंत्री ने प्रार्थना पत्र पढ़ना आरंभ किया, जिसमें आयु 19 वर्ष की लिखी थी। श्री जीवनदास जी इन दिनों पंजाब के फाइनेंशियल कमिश्नर कार्यालय के अनुवादक थे। आपके अनुवाद किए हुए सैकड़ों सर्कुलर आदि मैंने देखे हैं। अपने महकमे में भी शट्टों पर हिंदी की चंदी निकालने के लिए आप प्रसिद्ध थे। जब सायंकाल दफ्तर से लौटते तो रास्ते में अनारकली की बहस में शामिल होते। उन दिनों मौलवी, पादरी, ब्राह्म समाजी, आर्य समाजी सभी सड़कों के पुलों पर खड़े होकर वाद विवाद करते थे, किंतु इस समय की भांति रंग में भंग पड़ने का अवसर नहीं आता था। श्री जीवनदास जी के उत्तम स्वास्थ्य तथा स्पष्ट वक्तृत्व की उन दिनों मेरे चित्त पर बड़ी भारी प्रतिष्ठा बैठ गई थी। शायद उन्हीं दिनों स्वर्गीय मिस्टर ह्यूम कांग्रेस की स्थापना के लिए आंदोलन करने लाहौर में आए थे। मुझे ज्ञात हुआ था कि जिस किसी सुशिक्षित हिंदुस्तानी से भी वह मिलना चाहते, वहां से ही उन्हें निराश होना पड़ता। न जाने कैसे मिस्टर ह्यूम को यह निश्चय हो गया कि जो शक्ति हिंदुस्तानियों को उनसे मिलने नहीं देती, वह राय मूलराज यमे के रूप में है। शिक्षक दल में यह प्रसिद्ध हो रहा था कि मिस्टर ह्यूम ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुप्तचर हैं, जो हिंदुस्तानियों को किसी जाल में फंसाना आए हैं।
परमात्मा के सिवाय यह कौन जान सकता है कि उसमें राय मूलराज का भी हाथ था व नहीं, और उसके लिए कोई विश्वासजनक साक्षी भी नहीं है। किंतु मिस्टर ह्यूम ने वह चिरस्मरणीय चिट्ठी श्री लाला साईदास जी को लिख मारी, जिसका स्मरण पंडित गुरुदत्त जी ने मेरे सामने उक्त लाला जी को 3 वर्षों के पश्चात कराया था। उस चिट्ठी में मिस्टर ह्यूम ने यह लिखा था कि उनके माननीय मित्र स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित समाज का सभासद राय मूलराज एमए सा व्यक्ति नास्तिक कैसे हो सकता है। उन दिनों हम सब इकट्ठे रहने वाले साथियों के अंदर धर्म प्रचार के लिए बड़ा उत्साह था। भाई सुंदरदास, मैं, महाशय रामचंद्र तथा मुकुंद लाल जी नित्य किसी न किसी चौमुहानी पर खड़े होकर 1 मास तक सर्वसाधारण को वैदिक धर्म का संदेश सुनाते रहे। दुख की बात है कि छुट्टियों से लौटने पर अन्य कामों में फंस जाने के कारण उस पवित्र काम में वह उत्साह न रहा। इन्हीं दिनों साधु आलाराम के व्याख्यानों के अतिरिक्त लाहौर शहर के मध्य बावली साहिब में चौधरी नवल सिंह की लावनियां हुई, जिनके प्रभाव से कोट बूट वाले बाबुओं के अतिरिक्त दुकानदारों तथा आर्य जाति के सर्वसाधारण इंग्लिश शिक्षा शून्य पुरुषों का प्रेम भी आर्य समाज के साथ बढ़ गया। लाहौर से मैं बड़े उच्च विचार तथा उत्साह लेकर जालंधर आया और अभी 2-3 ही व्याख्यान दिए थे कि मेरे ग्राम से पिताजी के रोगग्रस्त होने का समाचार पहुंचा। इस समाचार को सुनते ही मैं अपने ग्राम तलवन को चला गया। वहां पिताजी की शारीरिक दशा अच्छी न देखी। उन पर यह पहला आक्रमण अर्धांग रोग का हुआ, जिसने अंत को 1 वर्ष के पश्चात उन्हें उनके परिवार से सदा के लिए जुदा कर दिया। मेरे जाने और योग्य वैद्यों से इलाज कराने पर पिताजी की शारीरिक अवस्था उस समय तो कुछ अच्छी हो गई, किंतु दृष्टि शक्ति उसी समय कम हो गई थी। इस रोग का प्रधान कारण वह निकम्मापन था जो हमारे देश के पेंशनरों की अकाल मृत्यु का कारण हुआ करता है। पिताजी 30 वर्षों से अधिकतर बराबर दिन भर काम में लगे रहते थे, और वह भी घुड़सवारी और दौड़ धूप का काम। पेंशन लेने पर उन्हें कोई काम न रहा और निष्प्रयोजन भ्रमण करने के वह कभी भी अभ्यासी न थे। मैंने कई बार प्रेरणा की कि अपने खेतों आदि का ही निरीक्षण कर लिया करें, किंतु वहां के काम का यथार्थ हाल तो वह 4-5 उधर आने वालों से जिरह के सवाल करके जान लेते थे। व्यायाम का अभाव उनके रोगग्रस्त होने का कारण हुआ, जिससे बड़ी भारी शिक्षा मैंने ली है और मेरे पाठकों को भी लेनी चाहिए। क्रमशः।